बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड एजिंग। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर जो डेवलपमेंट है वो किन फैक्टर्स या हम कहते हैं किस खास किस्म के सेल से जो है वो इंड्यूस होती है या उसको स्टार्ट किया जाता है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर डेवलपमेंट को इंड्यूस कर सकती हैं या इसको अफेक्ट कर सकती हैं। और इसके साथ ही हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है जो एक टॉपिक है एजिंग के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली बात तो आपने ये माइंड के अंदर रखनी है कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक किस्म के जो है सेल्स होती हैं, कि एम्ब्रियोनिक लेवल पर कुछ ख़ास सेल्स होती हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी उन सेल को अगर आप किसी और एम्ब्रियो के ऊपर डाल देते हैं, एम्ब्रियो के अंदर उसको ग्राफ्ट कर देते हैं, तो वो सेल एक ख़ास डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, जिस चीज़ को हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जाकर उनकी एक ख़ास किस्म की डेवलपमेंट जो है वो इंड्यूस कराते हैं या स्टार्ट कराते हैं। इसके ऊपर जो काम था वो स्पेमन और मैंगोल्ड ने 1924 के अंदर 1924 में इंड्यूस किया। इन्होंने दो एम्ब्रियोज़ लिए, ठीक है, ये है एम्ब्रियो 1 और ये है एम्ब्रियो 2। इन्होंने क्या किया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये एम्ब्रियो 1 है, ठीक है, और ये है एम्ब्रियो 2। तो इन दोनों की अब पोजीशन सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि एम्ब्रियो 1 का जो है इन्होंने डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर का कुछ हिस्सा यहाँ से रिमूव किया, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब यहाँ से क्या है कि वेंट्रल रीजन जो था, दूसरे एम्ब्रियो का जो वेंट्रल रीजन था, यहाँ से कुछ हिस्सा उन्होंने सेपरेट कर लिया था, जगह बना ली, और ये जो डोर्सल लिप था ब्लास्टोपोर का, इसका सारा कंटेंट जो है इसकी वेंट्रल पोजीशन पर उन्होंने ग्राफ्ट कर दिया। सिचुएशन क्या है कि एम्ब्रियो 1 का डॉर्सल जो सेल थे या डॉर्सल पोजीशन के जो सेल थे, वो एम्ब्रियो 2 के वेंट्रल सेल को हटा के और उस वेंट्रल रीजन के ऊपर इसने प्लेस कर दिया। अब दोनों सेल क्योंकि गैस्ट्रोला स्टेज पर थे, तो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रखी, जारी रखी, और रिजल्टेंटली क्या हुआ कि ये देखने में आया कि बेसिकली जो हम कहते हैं कि एम्ब्रियो 1 था, इसकी तो कंप्लीट नर्वस सिस्टम भी बना, नोटोकॉर्ड, न्यूरल प्लेट, सारी चीज़ें बन गई, यानी कि डॉर्सल सेल कुछ तो चले भी गए थे, लेकिन जो बाकी थे इन्होंने अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट की, तो ये एक हेल्दी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप एम्ब्रियो 2 की बात करते हैं, तो एम्ब्रियो 2 पर दो जगह पर जो है नोटोकॉर्ड न्यूरल प्लेट थी। एक तो इसके डॉर्सल पोजीशन पर नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट थी। अब यहाँ पर नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट उसके अपने डॉर्सल सेल्स की वजह से बनी हुई है, ठीक है, और इस रीजन के अंदर जो डॉर्सल इस रीजन के ऊपर हम कहते हैं कि नोटोकॉर्ड और जो न्यूरल प्लेट थी, ये किस चीज़ से बनी है? ये बेसिकली उन सेल से बनी है जो कि यहाँ से ट्रांसप्लांट किए गए थे, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन सिचुएशन क्या थी कि जो पहला एम्ब्रियो था, जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया है कि फर्स्ट एम्ब्रियो से उन्होंने कुछ पोर्शन सेपरेट किया, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर यानी डॉर्सल सेल, ठीक है, और दूसरे एम्ब्रियो को उन्होंने वेंट्रल को सेपरेट कर दिया, वेंट्रल को हटा के यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ प्लेस कर दी है, यहाँ पे इन्होंने जो सेल है वो प्लेस किया डॉर्सल पोजीशन वाला। अब हुआ क्या कि फर्स्ट एम्ब्रियो तो सही डेवलपमेंट कर गया, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, हमारा कॉज ऑफ कंसर्न दूसरा एम्ब्रियो है कि वहाँ पर आपको दो तरह के नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट मिलती। एक प्राइमरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट है ये वाली, ठीक है, ये वाला रीजन जो कहाँ से बना था, जो कि उसके अपने डॉर्सल सेल की वजह से बना है, ये वो सेल जब डेवलपमेंट कर रहे थे। और दूसरा क्या चीज़ है, सेकेंडरी पोर्शन, ठीक है, ये जो सेकेंडरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट है ये बना है इसलिए क्योंकि ये वो सेल हैं जहाँ पर पहले एम्ब्रियो का यानी नंबर 1 एम्ब्रियो का जो है वो हम कहते हैं कि इन्होंने डॉर्सल सेल प्लेस किए थे। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि बेसिकली डॉर्सल सेल को आप जिस भी पोजीशन के ऊपर जाके प्लेस कर देते हैं, वहाँ वो नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट बनाता है। तो सेकेंडरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट की डेवलपमेंट जो है ये इस बात का सबूत है यहाँ पर, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ बनी हुई है ये इस बात का सबूत है कि डॉर्सल जो सेल्स हैं ये वाहिद ऐसे सेल्स होती हैं जो कि जिनके पास एबिलिटी है कि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एक ख़ास डेवलपमेंटल हम कहते हैं रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो स्पीमन ने ये चीज़ कंक्लूड की कि जो डॉर्सल एरिया होता है ब्लास्टोपोर का, ठीक है, कि जो डॉर्सल लिप था ब्लास्टोपोर का, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है क्योंकि ये वाहिद ऐसा टिश्यू है डॉर्सल टिश्यू जो कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो को इंड्यूस कर रहा था, और सेकेंडरी एम्ब्रियो के अंदर जाके इसने वेंट्रल पोजीशन के ऊपर इसने नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट बनाई है,
यानी एक डिफरेंट पोजीशन पर चीज़ बनी है और इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं, प्राइमरी इंडक्शन का। यानी इसने जाके वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल पोजीशन पर होता है, वेंट्रल पर नहीं होता। लेकिन जहाँ पर वेंट्रल पोजीशन में बना है तो ये इस बात का सबूत है कि जो एम्ब्रियोनिक लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो डोर्सल टिश्यूज़ होते हैं उनके पास ये एबिलिटी है कि वो एक डिफरेंट रीजन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वो सेम वही स्ट्रक्चर इंड्यूस करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ये थी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इसकी समरी मैं आपको अगेन बता देती हूँ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब ये है कि डेवलपमेंटल स्टेज पर एम्ब्रियो के कुछ ख़ास किस्म के सेल्स होती हैं कि अगर आप इन सेल्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक मुख्तलिफ पोजीशन पर यानी वेंट्रल या किसी और पोजीशन पर प्लेस कर भी दें तो फिर भी इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाना था वही बनाएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के अंदर क्या किया कि डॉर्सल पोजीशन के सेल को कहाँ पे प्लेस किया, वेंट्रल पोजीशन पर, लेकिन स्टिल वहाँ पर सेकेंडरी न्यूरल प्लेट और नोटोकॉर्ड बन गई। क्योंकि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अपना जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है यानी नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट ये कहीं भी जाके बना सकता है। सो इसके पास ये एबिलिटी है कि ये डेवलपमेंट को इंड्यूस कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। दैट्स वाई इसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, ये 4 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो आपने डायग्राम की भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है और थ्योरी को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर हम आ जाते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एजिंग। अब एजिंग क्या चीज़ होती है? एजिंग का मतलब है कि एज का बढ़ते रहना, ओल्ड एज हो जाना। ठीक है, तो मेच्योर होते चले जाना, या सादा अल्फाज में कि आहिस्ता आहिस्ता ओवर एज या उम्र रसीदा होते जाना, बुढ़ापा आते जाना। एजिंग बेसिकली होती क्या है कि एजिंग एक इनएविटेबल प्रोसेस है। यानी आप नहीं चाहते कि एजिंग हो, आप मेच्योर हो, आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो मेच्योर होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो एजिंग बेसिकली एक इनएविटेबल प्रोसेस होता है, चाहे इंसान जो मर्ज़ी कर ले, जितनी एफर्ट कर ले, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ कर ले, लेकिन फिर भी एजिंग को वो नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। अगर हम एजिंग को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। ये ऐसा नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है हमारी बॉडी के अंदर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता रहता है। अब एजिंग के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो कुछ सिम्टम्स इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं कि हेयर पिगमेंट का ख़त्म हो जाना, यानी कि बालों का सफ़ेद हो जाना। ठीक है, सादा अल्फाज में, या हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेड एरिया, कि स्किन के ऊपर पिगमेंट्स बनना फेस पर या आर्म्स पर, या ड्राइनेस और रिंकलिंग हो जाती है स्किन के ऊपर, या लॉस ऑफ एजिलिटी यानी कि जो इलास्टिसिटी, एजिलिटी का मतलब है इलास्टिसिटी, यानी बॉडी की जो सेल्स उनकी इलास्टिसिटी, मसल्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाना, ओवर वेट हो जाना क्योंकि फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, पुअर विजन होना, या फॉरगेटफुलनेस यानी मेमोरी जो है ना हम कहते हैं कि वीक हो जाते हैं, तो चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, जब ओवरऑल बॉडी की जनरल वीकनेस होना, या हम कहते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी का कम हो जाना, या आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ का डीजनरेट कर जाना, जॉइंट्स में पेन होना जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं, या कार्टिलेज जो है उसकी डीजनरेशन की वजह से जब पेन होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट किस्म के जॉइंट में, या हम कहते हैं कि जो इलास्टिक टिश्यूज़ हैं वो अपनी इलास्टिसिटी ख़त्म कर देते हैं, तो बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर सके लाइक एक्सरसाइज वगैरह। तो या फिर हम कहते हैं कि जो ट्यूनिका मीडिया है यानी जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की, इसके अंदर जो है वो हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी ये हार्ड हो जाती हैं, क्लॉटिंग करवा लेती हैं। या फिर जो है वो कोरोनरी आर्टरीज़ यानी जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि क्लॉटिंग हो जाना। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम एजिंग में कंसिडर करते हैं। अब एजिंग का एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता कि किस वजह से होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन उन्होंने की हैं कि ये रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, सो पहला रीज़न हम यहाँ पे कहते हैं कि हर सेल के पास एक हम कहते हैं कि फाइनेट नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न है, यानी हर सेल के पास एक फ़िक्स नंबर है माइटोटिक डिवीज़न का, और जब वो अपने इस फाइनेट या फिक्स नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न को कर चुका होता है तभी वो ऑर्गन या टिश्यू फुली ग्रोन होता है, तभी वो स्पेशलाइजेशन में आता है और अपनी वर्किंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के जो सेल हैं, ये जब माइटोसिस करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा माइटोसिस करेगा, ठीक है,
उसके बाद डॉटर सेल बना देगा। अब वो जो डॉटर सेल बना है, वो डॉटर सेल आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में लार्ज होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो स्पेशलाइज़ हो जाएगा कि उसने नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है या मेमोरी स्टोर करनी है। यानी वो अपनी नर्वस एक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज़ हो जाएगा, मेंटल एक्टिविटी के लिए स्पेशलाइज़ हो जाएगा। लेकिन पूरी ज़िंदगी वो इसी तरह से काम करेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी, उसके अंदर फर्दर माइटोसिस नहीं होगी, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि आफ्टर 60s हम कहते हैं कि नर्वस टिश्यू जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करते, तो मेंटल एक्टिविटी कम हो जाती है, मेमोरी डिटेरियोरेट यानी चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, या हम कहते हैं कि नर्व सेल्स बहुत ज़्यादा कम रह जाते हैं ओल्ड एज के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी जो सेल होता है वो फिक्स नंबर ऑफ माइटोसिस करता है, उसके बाद वो स्पेशलाइज हो जाता है, अपनी वर्किंग पर लग जाता है। अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, पूरी ज़िंदगी में वो सेल जो है अपनी वर्किंग बहुत बेहतरीन तरीके से करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिमेंश होना शुरू हो जाते हैं या वर्किंग कम हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने नर्वस सिस्टम की एक एग्जांपल दी है, मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। अगर हम किडनी के सेल्स की बात करते हैं, जो नेफ्रॉन है बेसिकली, तो नेफ्रॉन क्या है, किसने काम करना है, ब्लड फिल्ट्रेशन का या इंपॉर्टेंट आयंस वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। अब पूरी ज़िंदगी वो भी इसी तरह से फाइनाइट नंबर ऑफ माइटोसिस करता है कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि किडनी के प्रॉब्लम्स और किडनी के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, या ओल्ड एज में किडनी के डिसऑर्डर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है कि नेफ्रॉन हो चाहे न्यूरॉन हो, ये जस्ट एक दफ़ा ही माइटोसिस करते हैं, उसके बाद ये मैच्योर होकर स्पेशलाइज हो जाते हैं, और स्पेशलाइज होने के बाद ही ये अपना एक ख़ास काम कर रहे होते हैं। सो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो वर्किंग है वो कम होती चली जाती है, या इनकी एबिलिटी काम करने की कम होती चली जाती है, क्योंकि एजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है या ओल्ड एज में इंसान जा रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कुछ ऐसे इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस होती हैं जो एजिंग के दौरान हो रहे होते हैं, यानी हर सेल की जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एजिंग होना शुरू होती है या उम्र बढ़ना शुरू होती है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो कोलेजन का मैट्रिक्स होता है, तो इस कोलेजन के मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज क्रॉस लिंकेजेस। इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि कोलेजन जो होगी वो और ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाएगी, सख्त होना शुरू हो जाती है। तो यही बात है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, तो उनके हाथ और पैर जो होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, इसी वजह से, यानी उनकी स्किन काफ़ी सख्त होती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप किसी बच्चे या किसी एक यंगस्टर की स्किन देखें तो काफ़ी सॉफ्ट सी होती है। इसका रीज़न यही है कि जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, तो उनकी जो कोलेजन है उसमें प्रोटीन के क्रॉस लिंकेजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे उनकी कोलेजन जो होती है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इलास्टिक मसल्स की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है, इनमें हार्डनिंग आना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ रेज़िलियंस, रेज़िलियंस का मतलब है इलास्टिसिटी, कि इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि इनका मैट्रिक्स और ज़्यादा डेंस होता चला जाता है या हार्ड होता चला जाता है। थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि एजिंग का कोई भी एक रीज़न हो सकता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन भी जो है एजिंग कॉज कर सकती है। इसका रीज़न क्या है कि जब म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन हम कहते ही यही हैं कि जो अनवांटेड चेंज होता है जीन के अंदर, वो म्यूटेशन होता है। सो अगर म्यूटेशन होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि सेल में जो भी सेल के अंदर हम कहते हैं कि पर्टिकुलर प्रोटीन थी या एंजाइम था, सेल का कोई भी स्ट्रक्चर अगर म्यूटेट हो जाता है, चेंज हो जाता है या अपना फंक्शन लॉस कर देता है, तो सेल के अंदर भी उसकी वर्किंग लॉस हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू और सेल जो है, सेल डिजनरेट करता चला जाएगा, डैमेज होता चला जाएगा, और टिश्यू भी डिजनरेट करता चला जाएगा। अब ये तीन रीज़न है कि या तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स की वजह से, दूसरा ये है कि इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है बॉडी स्ट्रक्चर की, और तीसरा ये है कि किसी भी सेल के अंदर अगर म्यूटेशन होगी और उसका स्ट्रक्चर डैमेज होता चला जाएगा, तो डेफिनेटली जिन टिश्यूज़ में वो मौजूद हैं हर जगह जो है वो हम कहते हैं कि डेटरियोरेट होती चली जाती है या डीजनरेट होती चली जाती है। अब प्रोसेस एजिंग का कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, या बिल्कुल आप स्लो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अगर बेटर न्यूट्रिशन रखा जाए, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हैं, जैसे रेगुलर मील हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, एडिक्वेट अच्छी स्लीप होनी चाहिए, या स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, आइडियल वेट मेंटेन रखें, तो इससे इतना होता है कि एजिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और 11 ईयर्स तक, यानी आप अगर एवरेज एज की बात करते हैं कि वो 60 टू 70 अगर एवरेज एज मानी जाती है, और आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा हो और आपने बहुत अच्छी फूड यूज़ की हो, प्रॉपर आपने स्लीप यूज़ की हो, यानी प्रॉपर आपने रेस्ट किया हो, और इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज की है या किसी किस्म की कोई भी अनवांटेड चीज़ यानी अल्कोहल, स्मोकिंग या कोई भी ऐसी मतलब खाने पीने में ज़्यादा बेहतियाती नहीं की, तो इससे क्या होता है कि आपके लाइफ स्पैन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न क्या है कि ज़ाहिर सी बात है कि सेल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, सेल्स को लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर जहाँ पे एवरेज पहले 70 थी, तो अब एवरेज क्या हो जाएगी, 80 या 82 83 हो जाएगी। तो इस तरह से अब एटलीस्ट 80 ईयर्स की जो एज है वो आसानी से इन तमाम कंडीशंस के साथ, यानी रेगुलर मील और इन तमाम कंडीशन के साथ वो गुजारी जा सकती है।
यहाँ से जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ये आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एजिंग। आज हमने लेक्चर में 2 टॉपिक पढ़े हैं। एक टॉपिक था हमारा एम्ब्रियोनिक जो है इंडक्शन के हवाले से, ये पीछे वाला, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है एजिंग वाला भी, राइट अ डिटेल नोट ऑन एजिंग। थोड़ा सा इन्होंने येलो बॉक्स के अंदर आपको बताया है कि जो स्टडी ऑफ एजिंग है इसको हम जीरंटोलॉजी कहते हैं। सो जीरंटोलॉजी जो है, हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ ओल्डर इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू रेज, कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि लोगों के अंदर क्योंकि एजिंग आना शुरू हो जाती है। तो अब इसमें ना बस कुछ फिगर्स हैं जो पढ़ने की हद तक हैं, इस अदरवाइज़ इसमें कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें जस्ट आपको ये बताया गया है कि अगर आप कहते हैं कि पहले 8 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि 75 ईयर्स को पहुंच सकते थे, या 14 मिलियन लोग ऐसे थे जो 80 एज को पहुंच सकते थे। तो अब जो है हम कहते हैं कि सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं या 12 मिलियन लोग हैं जो इस कम एज को पहुंच सकते हैं। रीज़न क्या है कि मतलब पहले लोग ज़्यादा थे 70-80s के अंदर, अब लोग कम हो गए हैं 70-80s में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लोगों का खाना पीना अच्छा नहीं है, और वो एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं। अगर कोई काम कर रहा है तो बेतहाशा काम कर रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात उसने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली के लिए उसने अच्छा जो है लाइफस्टाइल बनाना है। तो इस तरह से लोगों की एज जो है ना वो कम होती चली जाती है। लेकिन अगर आप एजिंग के कुछ चीज़ों पर मतलब हम कहते हैं कि अगर लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्पैन रखना चाहते हैं, या हम जो कहते हैं कि खाना पीना अच्छा रखना चाहते हैं, तो एजिंग को स्लो करके एटलीस्ट 120 ईयर्स की भी एज या 25 की एज भी ली जा सकती है। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बहुत कम ऐसे लोग, हार्डली पूरी दुनिया में 10 से 15 लोग ही होंगे जो 120 या 125 की एज तक पहुंचे होंगे। और वो भी ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त रहा है कि उन्होंने कोई इतना काम ही नहीं किया, कोई इतना उनको टेंशन परेशानी नहीं थी, ना इतना वर्कआउट किया, तो उनकी लाइफ इतनी प्रोलॉन्ग हो गई। अदरवाइज़ एक एवरेज और एक अच्छी लाइफ जो होती है ना, अगर वो भी इंसान गुजारे, हेल्दी लाइफ भी गुजारे, तो फिर भी 80 या 85 इनफ या 90 इनफ होती है कि उस बंदे की होगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक एवरेज पर्सन जो हम कहते हैं कि मिडिल क्लास लोग, अगर हम उनकी बात करें तो 80 तक चले जाएं तो बड़ी बात है, 85 तक, 86 90 तक की बड़ी बात होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इन लोगों ने वर्किंग बहुत करनी होती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी होती हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आई होगी और आपने क्वेश्चंस भी नोट किए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे क्या होता है कि और ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। सो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। यार ये तो 17 मिनट